नमस्कार, मैं प्रवीण वैद स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद प्रवीण सर पर। आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो है कॉमर्स। कॉमर्स पर एक मुख्य विषय है, कॉमर्स का मुख्य विषय है जिसका नाम है लेखा शास्त्र। और उसी लेखा शास्त्र पर हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है साझेदारी, जिसको इंग्लिश पर पार्टनरशिप भी कहा जाता है। पार्टनरशिप, साझेदारी एक ऐसा चैप्टर है जहां से ये आपके बोर्ड क्लास पर, कक्षा 12वीं के बोर्ड क्लास पर पूरे के पूरे मान के चलिए कि एक आधा चैप्टर इसका, यहां से लगभग आपका 20 से 25 नंबर का जो है पेपर जो है कवर होता है। और ये जो है आपके विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और आप कक्षा 12वीं में होंगे और अभी आप जो है इस क्लास को भी आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन के जो है बटन को प्रेस करें ताकि सूचना जो है सबसे पहले आपको मिले, वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिली। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है साझेदारी। साझेदारी देखिएगा, पार्टनरशिप कहते हैं इसी को ही। साझेदारी तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि साझेदारी किसे कहते हैं। तो हमको सबसे पहले उस छोटे से छोटे बिंदु को समझना होगा। हम एक एक करके धारा खोलते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप जो है ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो जो है आपको बहुत ही उपयोगी होगा। तो पहले है साझेदारी। तो साझेदारी किसे कहेंगे, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि साझेदारी किसे कहेंगे। अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, आप उसके सबसे पहले जड़ तक पहुंचिए कि एक्चुअल में वो चीजें है क्या, वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगर वो बना हुआ है, भाई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, और समाधान है तभी वो समस्या है। तो वो समस्या क्या है, उसका कुछ ना कुछ तो तोड़ होगा। तो वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, सबसे पहले तो हमको उस चीज की जो है उसको जानना पड़ेगा। तो चलिए, साझेदारी ऐसा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का समूह है। अगर मैं साझेदारी की बात करूं तो साझेदारी व्यक्तियों का समूह है जो क्या करते हैं, वैध व्यापार करते हैं। बात यहां पर आता है कि अवैध व्यापार किसे कहेंगे। देखिए, व्यापार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वैध व्यापार और दूसरा होता है अवैध व्यापार। तो वैध व्यापार किसे कहेंगे, आप कक्षा 11वीं पर जब आप बेसिक पढ़े होंगे तो कक्षा 11वीं पर आप बेसिक पढ़े होंगे तो इस बात को आप भली भांति जानते होंगे कि व्यापार दो प्रकार के होते हैं, वैध व्यापार और अवैध व्यापार। तो वैध व्यापार वे होते हैं जो हमारी जो है सरकार जो नियम और जो संविधान बनाता है उनके अंतर्गत जो व्यापार को लीगल ठहराया जाता है, वही है वैध व्यापार, जिसके लिए सरकार अनुमति देता है, जिसके लिए लाइसेंस जारी करता है। ऐसे व्यापार जो सरकार जो है उस पर रोक लगाती है और उसको करने के बाद भी उसके बाद भी अगर करने पर उसको जो है सरकार रोक लगाती है और उसके बाद भी करते हैं तो उसको जो है सरकार अनलीगल तरीके से मानती है और आपको उसके लिए जो है कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई होती है। उसके लिए अलग अलग जो है दंड जो है रखा गया है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो इस अवैध व्यापार में क्या क्या आते हैं, तो अवैध व्यापार में आते हैं वो व्यापार होते हैं जो हमारे जन सामान्य के शरीर के लिए जो हानिकारक, जैसे नशीला पदार्थों का जो है व्यापार होता है वो अवैध होते हैं। बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया है। तो हमको है वैध व्यापार, कोई ऐसा व्यापार हो जो वैध हो, उसको करने के लिए लोग जो है संगठित होते हैं, उसे जो है साझेदारी कहते हैं। अब ये साझेदारी ऐसी नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसको छोटी छोटी बातें होती हैं, जिसको हमको क्या करना होता है, उनको जो है आगे जो है उस बातों को समावेशित करके आगे ले जाना पड़ता है। तो वो क्या होते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले है साझेदारी। साझेदारी व्यक्तियों का वह समूह जो व्यवसाय के लाभ, अब याद रखिएगा जब आप 11वीं पढ़े होंगे तो आप बेसिक पढ़े होंगे, मैं बेसिक से थोड़ा सा आगे जा रहा हूं क्योंकि बेसिक आप 11वीं में पढ़ते हैं और बेसिक से थोड़ा सा एडवांस आप जो है 12वीं में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। बिना लाभ कमाने के लिए कोई जो है सेवा करने के लिए कोई संस्था बनी होगी तो उसे जो है व्यवसाय नहीं कहेंगे। सबसे पहले चीज है कि व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लाभ कमाना होना चाहिए। तो साझेदारी का भी उद्देश्य, साझेदारी क्या है, व्यवसाय का जो है प्रकार है। तो साझेदारी पर क्या होनी चाहिए, व्यवसाय के लाभ के लिए, केवल और केवल जो है लाभ के लिए जो है इसका बंटवारा जो है लाभ होगा। तो उस लाभ का बंटवारा कैसे होगा,
उसके लिए साझेदारी जो है बनाते हैं। तो साझेदारी पर मुख्य रूप से जो काम करता है वो चीजें हैं, कम से कम 2 व्यक्ति का होना। भाई हम जो है 2-4 लोग मिलके जो है व्यापार व्यवसाय किए, हम जो है क्या किए, एग्रीमेंट हुए कि हमको क्या करना है, व्यापार व्यवसाय करना है, और उस व्यापार व्यवसाय को क्या करना है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा, हमारा मुख्य उद्देश्य होगा लाभ कमाना। तो हम लाभ कमाने के उद्देश्य से उस व्यापार व्यवसाय को करने के लिए हम क्या होंगे, 2-4 लोग जो है समझौता करेंगे। क्या करेंगे, समझौता करेंगे, करार होगा, ठहराव उसी को कहा जाता है कि हम ये व्यवसाय को करेंगे, हमारी पूंजी क्या होगी, क्या क्या चीज होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉमर्स पर क्या क्या चीजें जो है आपको पढ़नी है, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, मैं पुनः बोल रहा हूं आपको। और उसके बाद है साझेदारी संलेख, उसके बाद है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या है जानिएगा आप। साझेदारी संलेख, साझेदारी व्यापार व्यवसाय पर वे कौन कौन से नियम व शर्तें होंगे, वो सभी नियम व शर्तें इस साझेदारी संलेख पर लिखा होगा कि कितने साझेदार होंगे, पूंजी क्या होगी, साझेदारों की पूंजी क्या होगी, मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा कि पूंजी क्या होगी, ऋण का जो है क्या प्रावधान है, आहरण कैसे होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितने दर पर होगा, ये सभी बातों का जो है, नए साझेदार का प्रवेश कैसे होगा, ये सभी बातें जो है एक जो है क्या होगा, संलेख पर होगा। मतलब ये है कि हम व्यापार व्यवसाय को कैसे चलाएंगे, उसके नियम क्या होंगे, उसके शर्तें क्या होंगे, सभी नियम व शर्तें जो है, नियम व शर्तें इस पर लिखा होगा साझेदारी संलेख पर। किस पर लिखा होगा, साझेदारी संलेख पर। अब जो है ये संलेख क्या होगा, ये संलेख क्या होगा, तो ये संलेख होगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लिखित भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, मौखिक भी। ये दोनों प्रकार से होते हैं, लिखित भी और मौखिक भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो है सुविधाजनक होता है लिखित, कि आप जब व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वो जो है आपका जो नियम व शर्तें होंगी वो लिखित रूप से होनी चाहिए। लिखित रूप से होगी तो जब आपका जो है लाभ हानि का बंटवारा होगा, तो जब विवाद की स्थिति बनती है तो आप जो है प्रमाणिकता के तौर पर ये जो है लिखित जो है संलेख को जो है आप जो है अमल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है पूरी चीजें जो है व्यवस्था किस पर होती है, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम, अधिनियम 1932 पर इसका पूरा उल्लेख है। किसका, ये जो है संलेख का, कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ये पूरा जो है आपको ये अधिनियम पूरा बताता है कि साझेदारी में क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, लिखित रूप में क्या क्या चीज शर्तें होंगी, क्या शर्तें नहीं होंगी, ये सभी के बारे में जो है ये भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है आपको, ये अधिनियम 1932 आपको बताएगा कि जो है आपका व्यापार व्यवसाय कैसा होगा, आपके व्यापार व्यवसाय में क्या क्या चीजों की जो है नियम और शर्तें होती है, क्या नियम होते हैं, क्या शर्तें होती हैं। इस पर अगर साझेदारी संलेख का अभाव हो तो वे कौन कौन से नियम होंगे, मैं आपको बताऊंगा इस पर आगे जो है। चलिए, उसके बाद है साझेदारों की पूंजी किसे कहेंगे, तो साझेदारों की पूंजी किसे कहा जाएगा, साझेदारों की पूंजी क्या है, तो साझेदारों के द्वारा, मतलब हम 2-4 या जितने भी लोग हैं 2-4, इसकी संख्या भी क्या होगी मैं बताऊंगा आगे कि कितनी संख्या होनी चाहिए, कितनी संख्या नहीं होती है, एक सामान्य साझेदारी पर कितनी संख्या होती है, एक बैंकिंग साझेदारी पर कितनी संख्या होती है। तो बैंकिंग व्यवसाय पर इसकी संख्या है 10 और साझेदारी सामान्य साझेदारी पर है 20। लेकिन कंपनी अधिनियम 2014 के संशोधन धारा 10 कहता है कि अब इसकी संख्या को 50 कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, साझेदारी पर कम से कम 2, कम से कम संख्या होनी चाहिए 2, कम से कम 2 तो होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति जो है व्यवसाय करेगा तो वो एकल स्वामित्व होगा। क्या होगा, एकल स्वामित्व। तो इस पर जो है साझेदारी पर कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, और अधिकतम जो है 20 था, जिसको कंपनी अधिनियम 2014 की धारा 10 ने जो है कितना कर दिया है, अधिकतम कर दिया है इसको 50। तो अधिकतम इतना है और कम से कम इतना है। और बैंकिंग व्यवसाय पर है 10। कितना है, 10। बैंकिंग व्यवसाय पर है 10। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव पर ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर आते हैं।
साझेदारी संलेख क्या है, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। साझेदारी का जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनको बताने के पहले ये उनके जो नियम है, एक एक चीज को मैं बता रहा हूं कि आपको समझना है। एकदम से आपको क्वेश्चन पर नहीं कूदना है, क्योंकि जब उसके नियम व शर्तों को नहीं जानेंगे तो आप जो है, अगर आप क्वेश्चन हल करने के लिए बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले हमको उसके एक एक चीजों को जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये चीज क्या है। तो आते हैं साझेदारी की पूंजी। तो साझेदारी मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन को हम कहेंगे साझेदारी, और उसमें से एक एक व्यक्ति को हम कहेंगे साझेदार। वो होते हैं पार्टनर और सब मिलकर कहलाते हैं पार्टनरशिप, और उसी को नाम दिया जाता है, वही है फर्म का नाम, उसे फर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो साझेदारों की पूंजी क्या होगी? तो साझेदारों की पूंजी वह होगी कि साझेदारों के द्वारा लगाया गया धन या कोई वस्तु, उसका क्या होगा? धन या मुद्रा या वस्तु जो है उसका क्या होगा? पूंजी कहलाएगा। जैसे हम 4 लोग साझेदार हैं, जिसमें से मैं भी एक साझेदार हूं, उसमें से अगर मैं क्या करता हूं कि 50,000 की पूंजी मैं लगाता हूं, अगर 50,000 की धनराशि उस व्यापार व्यवसाय पर मैं लगाता हूं, तो ये जो है क्या कहलाएगा? मेरा जो है क्या कहलाएगा? ये जो है मेरी पूंजी कहलाएगी। वैसे ही और अन्य लोग लगाएंगे जो साझेदार होंगे, तो उनकी वो पूंजी कहलाएगी। तो ये है साझेदारों की पूंजी। समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद है लाभ हानि नियोजन खाता। अब लाभ हानि नियोजन खाता क्या है देखिएगा। साझेदारी व्यापार व्यवसाय पर जो है लाभ हानि नियोजन खाता बनता है। कौन सा खाता बनता है? लाभ हानि नियोजन खाता। इसको कहते हैं इंग्लिश पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता। अब ये लाभ हानि नियोजन खाता क्या है? तो जब साझेदारी व्यापार व्यवसाय पर आप जो है लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए जो खाता बनाते हैं उसे कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। याद रखिएगा, जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो व्यापार व्यवसाय का जो लाभ हानि जो खाता था उसका ये विस्तृत खाता है, उसका विस्तृत रूप है ये। तो जो लाभ हानि का जो है लाभ या हानि को हम जो है ट्रांसफर करेंगे तो वो कहां करेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता पर। तो इसमें मैं फॉर्मेट में बताऊंगा कि जो लाभ हानि जो रहेगा शेष लाया गया तो वही जो है इस खाते के आगे जो है लिखा जाएगा। उसके बाद है लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी क्या है कि भाई हमारा जो व्यापार व्यवसाय है उस व्यापार व्यवसाय पर जो है हम किसी व्यक्ति को और जोड़ते हैं, मतलब किसी साझेदार को हम क्या करते हैं? नए साझेदार को प्रवेश कराते हैं। तो नए साझेदार को प्रवेश कराएंगे तो हम जो है अपने जो है लाभ के भाग की उनको गारंटी देते हैं कि आपको भाई इतना आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, इसकी गारंटी है। भले ही जो पुराने साझेदार थे उनको जो है अपने लाभों में से उसको काटना पड़े। तो ये है लाभ की गारंटी। या फिर हम किसी को मैनेजर के रूप में नियुक्त करते हैं या किसी और व्यापार संचालन के लिए नियुक्त करते हैं तो उनको जो है हम एक क्या है देते हैं? लाभ की गारंटी देते हैं। तो ये है लाभ की गारंटी। अब है, चलिए अब चलते हैं साझेदार के वो क्या लक्षण होते हैं। भाई किस व्यापार व्यवसाय को हम साझेदार कहेंगे, उसके क्या क्या शर्त होंगे, क्या कंडीशन होगी जिसे हम साझेदार व्यवसाय या व्यापार कहेंगे। तो सबसे पहले है साझेदार पर साझेदार की विशेषताएं क्या होगी, इसके लक्षण क्या होंगे। तो पहला होगा साझेदारी की विशेषता होगी अनुबंध होगा या समझौता। अनुबंध, समझौता, ठहराव या करार, ये सब एक ही शब्द हैं। मतलब कि किसी न किसी समझौते के कारण ही आप साझेदार बनेंगे, उसके कुछ नियम या शर्तें होंगी। तो एक अनुबंध या समझौता का होना बहुत जरूरी है, तभी वो साझेदार कहलाएगा। दूसरा है साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या कितनी होगी? तो साझेदारों की संख्या कितनी होगी मैं अभी आपको बताया था कि साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि कम से कम कितना होना चाहिए? 2, कम से कम 2 होना चाहिए। और सामान्य साझेदारी पर इसकी संख्या थी 20, जिसे कंपनी अधिनियम संशोधन 2014 जो है क्या कर दिया है? इसको कर दिया है 50।
और बैंकिंग पर होगा बैंकिंग साझेदारी पर, बैंकिंग व्यवसाय पर इसकी संख्या है मात्र 10। तो कम से कम 2 हो और अधिकतम सामान्य साझेदारी पर हो 50 और बैंकिंग पर हो 20। ये है शर्तें और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है व्यवसाय। तो व्यवसाय क्या होगा कि भैया ये होनी चाहिए वैध व्यवसाय। क्या होनी चाहिए? वैध व्यापार या वैध व्यवसाय होनी चाहिए। दूसरा है असीमित दायित्व, कि जब आप साझेदारी बनाएंगे तो उस संगठन पर आपको जो दायित्व होगा वो असीमित होगा, है ना, कि आप विभिन्न प्रकार के लोग होंगे, 4-5 प्रकार के लोग होंगे या कितने भी लोग होंगे, जितने आप संगठन पर रहेंगे तो उतने का जितना दायित्व होगा वो सभी जो है असीमित होंगे। उसके बाद है पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। हो सकता है कि एक जो है व्यापार व्यवसाय बनाया गया होगा साझेदारी, जिसमें 3-4 लोग होंगे साझेदार, उसमें से सब लोग अपने पूंजी लगाए होंगे, लेकिन पूंजी लगाने के साथ साथ उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जो है मैनेजर का काम कर सके, प्रबंधक का काम कर सके, एक कुशल प्रबंधक हो जिनको वो तरीका मालूम हो या फिर उनको जो है अनुभव हो। तो ऐसे व्यक्ति को भी है क्या बनाया जा सकता है, ये जो है क्या बनाया जा सकता है, इस पर जो है साझेदार बनाया जा सकता है। और कंडीशन ये भी रखा जा सकता है कि आपको पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुशल व्यक्ति को जो है, जो उस कार्य को पहले कर चुका है या फिर उसको करने का तरीका मालूम है, उसको एक्सपीरियंस है, ऐसे व्यक्ति को जो है साझेदार पर शामिल किया जा सकता है। तो ये है एकदम फैक्ट चीज है ये, कि आपको ये चीजें जो है साझेदारी पर लिखना होगा। एकदम यहां से क्वेश्चन दागे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम पर। और इस सब्जेक्ट की बात करूं तो इस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इस पर जो है 100 मार्क्स का नंबर होता है, 100 नंबर का होता है ये क्वेश्चन, है ना। उसमें से 80 नंबर का पेपर होगा आपका और 20 नंबर का होता है प्रोजेक्ट, 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। तो आप एग्जाम पर बैठेंगे तो ये 80 नंबर आपको कवर करना होता है। ये 20 नंबर तो आपके प्रोजेक्ट का है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से बना हुआ है, उस तरीके से आपको नंबर मिलता है। लेकिन जब आप 3 घंटे में एग्जाम देंगे तो इस एग्जाम के 3 घंटे में ये 80 नंबर, जो ये 80 नंबर होगा, वहां से आपको जो है पूरा जो है क्वेश्चन कवर करना है। और इस 80 नंबर पर अगर आप क्लियर कर पाते हैं अच्छे से, अगर आपकी जड़ मजबूत है, आपका बेसिक बहुत अच्छा है, तो यहां से 80 से नंबर ला सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट रहे हैं जो इस 80 में से 75 नंबर यहां से जो है हासिल किए हैं, 75 नंबर यहां से लाए हैं। मात्र 5 नंबर जो है यहां से कटा हुआ है। और मैं आपको इस वीडियो पर उनका जो है साथ में स्क्रीन पर उनका जो है मार्कशीट भी लगा दूंगा और वहां पे ब्लिंक भी कर दूंगा कि कितना नंबर आया था अकाउंटेंसी पर। तो यहां से अच्छे नंबर आते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, एक एक चीज को, एक एक बेसिक जो मैं जो है पढ़ा रहा हूं, एक एक बेसिक को बता रहा हूं। ये वीडियो उनके लिए बेहतर है जिनका बेसिक कमजोर है, वो भी इस वीडियो से बहुत अच्छा सीख पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे जिनका बेसिक अच्छा है वो तो करते ही हैं, लेकिन ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है जिनको लगता है कि हम कॉमर्स में थोड़ा वीक हैं या फिर अकाउंटेंसी हमको समझ में नहीं आता। पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए उसके बाद है, ये तो हो गया आपका साझेदारी की विशेषताएं। इतना जो है इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं और विशेषताएं हैं जिसको आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। आगे है साझेदार के अधिकार। अब साझेदार को क्या क्या अधिकार है, उसके क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, बिल्कुल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको बताऊं तो ये अगर तरीके से पढ़ाया जाए तो ये लगभग 1.5 से 2 महीने का चैप्टर है। मतलब पूरा आपका जो है एक सेशन होता है आपका, जो शिक्षा सत्र होता है, उसमें से मान के चलो कि आपका लगभग 40 से 50% मान के चलिए कि ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30, 35, 40 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसके बाद है साझेदार के अधिकार। अब कौन कौन से अधिकार होंगे साझेदार को, क्या क्या अधिकार उसको मिलता है, देखिएगा। सबसे पहले है संचालन में भाग लेने का अधिकार।
कि वो जो है अपने व्यापार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। अब संचालन में भाग लेने का अधिकार का मतलब क्या होता है? कई बार बच्चे इसको समझ लेते हैं कि भाई वो खुद साझेदारी व्यापार कर रहा है, साझेदार है तो क्यों भाग नहीं लेगा। लेकिन ऐसा है कि मैं साझेदार हूं किसी व्यापार व्यवसाय पर, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसके संचालन में भाग लूं। मैं भाग ले भी सकता हूं और भाग नहीं ले सकता। संचालन भाग लेने का मतलब यह है कि उस व्यापार व्यवसाय को करने के लिए जो है मैं मात्र, ऐसा भी हो सकता है कि मैं मात्र अपना पूंजी बस लगा दूं उसमें, और पूंजी के बदले जो है मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे लाभ हानि का हिस्सा मिलना चाहिए। कई लोग होते हैं जो पूंजी लगाने के साथ साथ उस व्यापार व्यवसाय पर भी शामिल होते हैं, मतलब कि उस व्यापार व्यवसाय पर होने वाले विभिन्न प्रकार के खर्च, विभिन्न प्रकार के जो बातें होती हैं उस पर शामिल होते हैं, उसके बदले जो है वो और अन्य जो है लाभ या वेतन या कमीशन लेते हैं। तो यह है संचालन पर भाग, जो है संचालन में भाग होता है। दूसरी बात है ऋण पर ब्याज। ऋण किसे कहेंगे? जो अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है, साझेदार व्यापार पर जो पूंजी लगाई जाती है वो तो है ही उसकी पूंजी, लेकिन उस पूंजी के अलावा और भी पूंजी उस व्यापार व्यवसाय पर लगाई जाती है। जैसे कि मैं मान के चलिए एक साझेदार हूं और मेरी पूंजी इस व्यापार व्यवसाय पर 50,000 है, 50,000 है, और ये रेशियो अलग अलग हो सकता है। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अलग अलग जो है साझेदार वो अलग अलग पूंजी लगा रहे हैं। चलिए, एक व्यक्ति आ है जो 50,000 लगाता है, एक व्यक्ति बा है जो यहां पर 60,000 लगाता है, एक व्यक्ति सा है जो यहां पर 40,000 लगाता है। तो ये इनकी पूंजी अलग अलग हुई। अब ये आ व्यक्ति इस 50,000 के अलावा और जो है पूंजी लगाता है इस व्यापार व्यवसाय पर। मान के चलिए कि ये जो है 20,000 रुपया अतिरिक्त पूंजी लगाता है। क्या लगाता है? अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी लगाता है, अतिरिक्त पूंजी लगाता है। तो इस अतिरिक्त पूंजी के बदले में उनको जो है ऋण पर कितना परसेंट? मात्र 6% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज पाने का क्या है? अधिकार है। उसके बाद है लाभ में हिस्सा। लाभ में जो है हिस्सा पाने का अधिकार है, और क्यों ना रहे? क्योंकि वो व्यापार व्यवसाय भी इसीलिए कर रहा है कि मुझे व्यापार व्यवसाय से क्या मिले? लाभ। अब है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख किन किन बातों का उदाहरण देता है, किन किन नियमों व शर्तों को लागू करता है? साझेदारी संलेख अधिनियम 1932 लागू होता है। तो याद रखिएगा, ये अधिनियम पूछा भी जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 लागू हुआ है, और वो नियम क्या क्या है? संलेख का मतलब होता है नियम व शर्तें। तो वे क्या क्या नियम व शर्तें होती हैं, देखिएगा। पहला है साझेदारी संलेख जो है उस पर जो है अधिनियम पास हुआ 1932 में। 1932 में क्या क्या अधिनियम पास हुआ उस पर जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। पहला है फर्म का नाम व पता होगा, फर्म का नाम व पता उसमें उल्लेख होनी चाहिए। दूसरी बात है व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, वे कौन कौन से व्यापार पर उसके क्षेत्र क्या क्या होंगे उसको स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। साझेदारों की पूंजी कितनी होगी, कितनी मात्रा में पूंजी लगाएंगे, इन सभी बातों का उस पर उल्लेख होना चाहिए या होता है। ठीक है, तो साझेदारों की पूंजी कितनी मात्रा में, कितनी पूंजी कितने भागों पर, है ना, उसका समान भाग होगा या फिर साझेदारों की जो पूंजी होती है किस भाग पर होगी, उसको जो है शामिल किया जाता है। उसके बाद है अवधि, कि इस व्यापार व्यवसाय का जो है अवधि क्या होगा, समय क्या होगा, कब चालू किया जा रहा है, इसको कब खत्म कर दिया जाएगा, स्वतः ही खत्म होगा या खत्म कर दिया जाएगा, ये सभी चीजें इस पर लिखा जाएगा, जो है लिखा जाता है। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज, क्या पूंजी पर ब्याज दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, और दिया जाना है तो कितना दिया जाना है, ये जो है पूंजी पर ब्याज हो गया। उसके बाद है आहरण व उस पर ब्याज, आहरण पर ब्याज दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, ये सब इस पर लिखा जाता है। और दिया जाना है तो कब दिया जाना है, आहरण कब होगा, उस पर ब्याज ले जाना है या नहीं ले जाना है, ये सब चीज जो है इसके बारे में होगा। उसके बाद है लाभ हानि का विभाजन, लाभ हानि का विभाजन जो है इस पर जो है लिखा जाता है कि लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा, किन भागों पर होगा, किन अनुपातों पर होगा, क्या पूंजी के अनुपात पर होगी कि समान अनुपात पर होगा, या फिर जो है कितना जो है किन भागों पर लाभ हानि को बंटवारा किया जाएगा,
इसका पूरा उल्लेख जो है इस जो है संलेख पर होता है। उसके बाद है वेतन या कमीशन, किसको कितना वेतन दिया जाएगा, उसका कमीशन होगा, क्या मैनेजर को वेतन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, किसको कमीशन दिया जाएगा, उसका पूरा उल्लेख जो है इस पर होता है। उसके बाद है साझेदारों को ऋण, साझेदारों को ऋण का जो है उल्लेख भी इस पर होता है कि उनको ऋण दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, या दिया जाएगा तो कितने प्रतिशत पर दिया जाएगा, या फिर वो सभी बातों का जो है उल्लेख इस पर होता है। और ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा, इस पर भी जो है उल्लेख होता है। अब क्या होता है, कई बार जो है इस साझेदारों पर जो है संलेख नहीं हो पाते हैं। संलेख मतलब कि वो जो है लिखित रूप से नहीं हो पाता है। तो वे कौन कौन से बातें हैं जो साझेदारी के संलेख के अभाव पर लागू होते हैं। तो साझेदारी संलेख के अभाव पर कई बार जो है लिखित रूप से नहीं हो पाता है। तो ये कौन कौन से नियम होंगे जो साझेदारी संलेख के अभाव पर लागू होंगे, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये पॉइंट है। एक एक पॉइंट को आप देखते रहिएगा। साझेदारी संलेख के अभाव पर लागू होने वाले नियम, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन लागू करता है, साझेदारी अधिनियम 1932। मैं बार बार इस अधिनियम को जो है उसको बोल रहा हूं कि आपको ये याद होना चाहिए कि साझेदारी अधिनियम 1932 ये हमेशा जो है क्वेश्चन पर पूछे जाते हैं। तो साझेदारी अधिनियम 1932 पहला जो है कहता है क्या कि क्या है, साझेदारी संलेख के अभाव पर लागू होने नियम में सबसे पहले है क्या, मत प्रकट करने का अधिकार, कि सभी साझेदार जो है अपना मत, अपना राय जो है रख सकते हैं, उनको ये अधिकार है। दूसरा है बिना पारिश्रमिक के कार्य, जो है जितने भी साझेदार हैं उनको बिना पारिश्रमिक का कार्य करना होता है, कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, बस वो लाभ हानि का जो है उस जो लाभ हानि का बंटवारा होगा उस पर हिस्सेदारी उनकी होती है, उस पर उनको क्या मिलता है, उसका हिस्सा मिलता है। तो बिना पारिश्रमिक के कार्य करना होता है। उसके बाद है लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा। तो साझेदारी संलेख के अभाव पर लाभ हानि का बंटवारा जो है सभी साझेदारों पर समान रूप से होते हैं। अब ये कैसे होंगे, जैसे यहां पर 3 साझेदार हैं, साझेदारों की संख्या कितनी है, 3 है, और अगर साझेदारी पर जो है क्या लिया गया है, अगर यहां पर 60,000 रुपया क्या हुआ है, इस व्यापार पर या व्यवसाय पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो ये समान भागों पर बटेगा। तो समान भागों पर बटेगा, मान के चलिए 3/3 हो जाएगा। तो ये समान भागों पर बटेगी तब जब साझेदारी संलेख का अभाव हो, कोई लिखित समझौता ना हुआ हो या किसी भी प्रकार का जो है लिखित के रूप में ना हो, तो यह जो है 1932 यह प्रावधान करता है कि लाभ हानि का जो बंटवारा होगा वो समान भागों पर होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव पर लाभ हानि का बंटवारा किस दर पर किया जाता है, कितने भागों पर किया जाता है, किस दर पर किया जाता है। तो यह है कि लाभ हानि का बंटवारा समान भागों में हो जाए, है ना। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता है, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता है, कब, साझेदारी संलेख के अभाव पर। उसके बाद है अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज कितना होगा, तो याद रखिएगा अतिरिक्त पूंजी पर मात्र 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार है। अतिरिक्त पूंजी पर कितना प्रतिशत, 6%। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एक बार पुनः बोल रहा हूं कि लाभ हानि का विभाजन जो है समान भागों पर होगा। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है अतिरिक्त पूंजी पर जो है, अतिरिक्त पूंजी पर 6%, मतलब जितनी पूंजी आप व्यापार व्यवसाय के आरंभ पर लगाए हैं, अगर उसके अलावा और पूंजी आप लगाते हैं, कब, जब साझेदारी संलेख का अभाव हो, तब जो है आपको कितना परसेंट, 6% वार्षिक ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट, 6% आपको मिलेगा। उसके बाद है बहुमत से निर्णय, अगर कोई भी चीज व्यापार व्यवसाय पर होती है तो उसको जो है बहुमत से निर्णय करने का जो है प्रावधान है। उसके बाद है ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा, ऋण पर ब्याज क्या होगा,
तो वो है 6%। याद रखिएगा यहां पर एक चीज कॉमन है, जब आप साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो उस पर दो तीन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो है लाभ हानि का बंटवारा समान भागों पर होगी, दूसरी बात है पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। याद रखिएगा अधिकतर बच्चे यहां पर गलती करते हैं, पूंजी पर भी 6% ब्याज लिख देते हैं, ये जो है गलत है। तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। उसके बाद अतिरिक्त पूंजी पर 6% है और ऋण पर ब्याज जो है वो भी 6%, दोनों कॉमन है। बस याद रखिएगा पूंजी पर कोई ब्याज देने का अधिकार नहीं है, कोई भी ब्याज नहीं। चलिए अब देखते हैं कि लाभ हानि का वितरण कैसे होगा। अब लाभ हानि का वितरण हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब साझेदारी संलेख का अभाव हो, अभाव होने की स्थिति पर लाभ हानि का बंटवारा जो है क्या होगा, समान भागों पर होगा। कैसे होगा, समान भागों पर होगा, मतलब बराबर बराबर भागों पर होगा। बराबर बराबर भागों पर होगा का मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए कि लाभ मान के चलो कितना मिला है आपको, 15,000 मिला है, और साझेदार कितना है मान के चलिए आ बा और सा, 3 साझेदार हैं, तो इनका लाभ का बंटवारा कैसे होगा, 15,000/3 समान भागों पर होगा, समान भागों पर इनको मिलेगा। तो लाभ हानि का बंटवारा साझेदारी अभाव पर, संलेख के अभाव पर समान भागों पर होगा, एकदम कॉमन है ये चीजें। उसके बाद है कि ये लाभ हानि का वितरण आप कितने रूप में कर सकते हैं, तो आप जो है इस लाभ हानि का वितरण 3 रूप में कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे, पहला है समानुपात में। समानुपात में आप कर सकते हैं, जैसे यहां पर अभाव पर किया गया है कि अगर किसी व्यापार व्यवसाय पर, साझेदारी व्यापार व्यवसाय पर जो है लाभ मान के चलिए 15,000 है और वहां पर 3 जितने भी साझेदार होंगे उसको जो है बराबर बराबर भागों पर बांट दिया जाएगा। क्या बांट दिया जाएगा, बराबर भागों पर बांट दिया जाएगा। उसके बाद है निर्धारित अनुपात में, जो अनुपात निर्धारित किया जाएगा उस अनुपात में बांटा जाएगा। जैसे 5% या जिस भी अनुपात पर जो है किया जाएगा, जैसे 5:3:2 इस अनुपात पर बांट सकते हैं। अगर साझेदार 3 है तो जितने साझेदार होंगे उतने अनुपात पर बांटा जाता है ना। कोई भी अनुपात हो सकता है, 3:2:1 हो सकता है, 2:2:1 हो सकता है, जो निर्धारित की जाएगी उस पर हो सकता है। अब है पूंजी अनुपात। पूंजी अनुपात किसे कहेंगे, अब है पूंजी अनुपात, मतलब जो साझेदारों के द्वारा लगाया गया पूंजी होगा उनका अनुपात उन अनुपात पर बांटा जाएगा, और सबसे ज्यादा सुटेबल होता है यही कि पूंजी अनुपात, पूंजी अनुपात पर बांटा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि भाई जो व्यक्ति जितना पैसा लगाएगा, जितनी पूंजी लगाएगा, जितना मुद्रा जो है उस पर लगाएगा, तो उस पर उतना ही उसको मिलेगा ना, कि उसको ज्यादा थोड़ी मिलेगा, उसको समान तो नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, अगर 3 साझेदार हैं, जैसे आ बा और सा साझेदार हैं, एक लगाता है, आ लगाता है 50,000, बा लगाता है 70,000 और ये लगाता है 60,000। भाई इनकी पूंजी देखिए, ये 50,000 लगा रहा है, ये 70,000 लगा रहा है और ये लगा रहा है 60,000। तो इनका जो है अनुपात वो अलग अलग है, मतलब अलग अलग पूंजी लगा रहे हैं। तो जब अलग अलग पूंजी लगा रहे हैं तो जो जितना पूंजी लगाएगा उसको उतना लाभ कमाने का अधिकार होगा। तो ये समान अनुपात में या फिर निर्धारित अनुपात में जो होंगे, हो सकता है तो उनको उसके हिसाब से, उनके निर्धारित लाभ के अनुसार से उनको लाभ ना मिल जाए। लेकिन ये जो पूंजी का अनुपात होता है ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय और सभी से ज्यादा जो है सुटेबल माना जाता है कि पूंजी अनुपात में इसका बंटवारा करें। तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे कि जैसे 3 साझेदार हैं, आ बा और सा, और इनकी पूंजी है 50,000, 70,000 और 60,000। तो इस पर देखा जाएगा इसका अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, और इसका भाग भी निकालूंगा मैं। देखिए तो इस पर देखा जाएगा कॉमन कितने चीजें हैं, तो 1 2 3 4 शून्य कॉमन है, इसको काट दिया जाएगा। इस पर भी 4 चीजें हैं, 4 शून्य है, इस पर भी 4 शून्य है। अब इसका अनुपात हो जाएगा 5:7:6।
कॉमन को देखना है। हो सकता है यहां पर किसी संख्या का 3 शून्य हो, यहां पर 4 हो और यहां पर भी 3 हो, तो वो 3 शून्य ही कटेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, शून्य कट रहा है सबको शून्य काट देते हैं, ऐसा नहीं है। तो जितना कॉमन रहेगा, मतलब कॉमन का मतलब ये होता है कि सभी के पास बराबर बराबर वो होनी चाहिए। उसके बाद इसको देखेंगे, अगर ये संख्याएं, अगर तीनों संख्या अगर एक संख्या से कट रही हो, एक संख्या मतलब अगर उदाहरण के तौर पर ये होता 6:4:2 होता, तो क्या होता, ये एक ही संख्या से कट जाता, 2 तिया 6, 2 दूने 4 और 2 एकम 2, तो इसका अनुपात कितना बन जाता, 3:2:1। तो ये होता है क्या, इसका पूंजी का अनुपात। उस पर अब आ का भाग, बा का भाग और सा का भाग क्या होगा, उस पर अब इसका भाग कैसे निकालते हैं, तो इसका भाग निकालते हैं जैसे कि ये अनुपात निकल गया, तो इस अनुपात को क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 5 धन 7 धन 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5 और 7 हो जाता है 12 और 12 और 6 हो जाएगा टोटल अमाउंट, इसका टोटल जो है इसका संख्या हो जाएगा 18। तो इसके जो है हर पर, इसको हर पर 18 लिख दिया जाएगा, ये हो जाता है हर पर 18। अब इस पर आ का भाग कितना था, आ का अनुपात कितना है 5, बा का कितना है 7, 7/18 हो जाएगा, और सा का कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6/18। ये इनका लाभ हानि का भाग होगा, ये इनका लाभ हानि का भाग होगा। तो एक बार पुनः बता देता हूं मैं कि लाभ हानि का वितरण कैसे होगा। लाभ हानि का वितरण होगा तीन चीजों पर हो सकता है। पहला है समान अनुपात में कर सकते हैं, जैसे लाभ हानि जैसे साझेदारी संलेख के अभाव पर जो होता है समान भागों पर बांटा जाता है, वैसे किया जा सकता है। दूसरी बात है निर्धारित अनुपात में जो भी हो, जिस अनुपात में निर्धारित होगा उस पर किया जा सकता है। उसके बाद है पूंजी अनुपात में, पूंजी अनुपात का मतलब होता है कि जिस पूंजी पर उनका जो है जितना अनुपात उन पर लगा होगा, पूंजी का अनुपात होगा, उस अनुपात पर उसका जो है क्या निकाला जाएगा, उसका रेशियो निकाला जाता है और उसका भाग निकालकर ऐसे जो है लाभ हानि का वितरण किया जाता है। और उसके बाद जो है लाभ हानि नियोजन। चलिए अब जो है देखिए कि लाभ हानि नियोजन खाता का जो है प्रारूप कैसा होगा, वो ढांचा क्या होगा जिससे साझेदारी जो है व्यवसाय व्यापार का लाभ हानि का जो है बंटवारा होगा। सबसे पहले चीज आप जानिए कि लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी के प्रतिफल पर जो लाभ मिलता है, उस लाभ का बंटवारा कैसे किया जाए, किन किन रेशियो पर होगा, किन किन मतों पर होगा, कैसे होगा, उसका जो है विस्तृत अध्ययन करता है या उसको बताता है। तो याद रखिएगा लाभ हानि खाता का विस्तृत रूप है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि खाता जो है लाभ कितना हुआ ये आपको बताता है, लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता बताता है कि उस लाभ को कैसे साझेदारों के बीच बंटवारा करना है, कि मध्य में उनको कैसे बंटवारा करना है उन साझेदारों के मध्य। तो याद रखिएगा लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप जो है ऐसे बनता है। इसके जस्ट ऊपर हेडिंग पर रहेगा लाभ हानि नियोजन खाता, उसके नीचे कोष्ठक में लिखा जाता है कि कौन से वर्ष को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। तो भाई ये 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। हो सकता है कि आपका जो है वित्तीय वर्ष के हिसाब से बना रहे हो, जैसे आप गणना करते हो। मालूम तो है आप लोगों को कि जो है वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक वित्तीय वर्ष होता है और कैलेंडर वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है कैलेंडर वर्ष, और वित्तीय वर्ष जो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो जो भी वर्ष को समाप्त होने वाले कहेंगे उसको दर्शाना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इधर साइड रहेगा आपका डेबिट साइड, बायां साइड डेबिट साइड होता है और दायां साइड जो है क्रेडिट साइड होता है। इसको विकलन और इसको समाकलन भी कहा जाता है, नाम पक्ष और जमा पक्ष। उसके बाद है डेबिट साइड पर होगा, डेबिट साइड पर विवरण, राशि, विवरण और राशि डेबिट पक्ष और दोनों क्रेडिट पक्ष दोनों तरफ होते हैं।
तो इसका प्रारूप कैसे होता है एक बार पुनः बता देता हूं आपको मैं। विवरण और राशि, विवरण और राशि, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। चलिए, उसके बाद है शेष लाया गया हानि, ये आएगा डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर क्या आएगा? शेष लाया गया हानि। अब ये हानि क्या चीज है, कहां का है ये हानि, और शेष लाया गया लाभ। तो ये लाभ और हानि कहां का है जो यहां पर शेष लाया गया है, कहां का लाभ हानि है? तो ये लाभ और हानि है, लाभ हानि खाते का जो है ट्रांसफर होके लाभ हानि नियोजन खाते पर आता है। का मतलब यह है कि लाभ हानि खाता बताता है कि कितना वर्ष के जो है अंत पर लाभ हुआ, और लाभ हानि नियोजन खाता बताता है कि उन लाभों को साझेदारों के मध्य कैसे बांटना है। तो ये वही लाभ और वही हानि है जिसको जो है लाभ हानि खाते से लाया गया है। तो वर्ष का लाभ या वर्ष का हानि जो भी होगा तो डेबिट साइड पर होंगे, क्या होगा? वर्ष की हानि। अगर आपके क्वेश्चन पर जो दिया रहेगा, ये सभी प्रश्न पर दिए रहेंगे, आपको घर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो है ये प्रारूप याद करनी पड़ेगी, आपको ये प्रारूप जानना होगा, आपको ये प्रारूप जो है जानना होगा कि ये प्रारूप पर कौन कौन से जो है मद किस किस साइड पर आते हैं। इस बात को आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी कि डेबिट साइड पर क्या क्या आते हैं और क्रेडिट साइड पर कौन कौन से मद आते हैं। तो पहला है शेष लाया गया लाभ हानि, इधर आएगा लाभ हानि नहीं, शेष लाया गया हानि जो है डेबिट साइड पर, शेष लाया गया लाभ जो है क्रेडिट साइड पर आएंगे। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज, जो पूंजी पर जितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा उस पूंजी पर ब्याज की गणना हम करेंगे, और पूंजी पर जो ब्याज होगा जितने भी साझेदार रहेंगे, अगर यहाँ पर 3 साझेदार होता तो यहाँ पर सी करके एक और साझेदार हम उल्लेखित करते। तो अगर 2 साझेदार है तो 2 साझेदारों का जो अमाउंट पूंजी पर जो भी ब्याज होगा उस अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे। अमाउंट को लिखने के बाद टोटल अमाउंट यहाँ लिख दी जाएगी, ये राशि कॉलम है तो यहाँ पर राशि लिख दी जाएगी। उसके बाद है वेतन एवं कमीशन, किसी को वेतन या कमीशन दिया जा रहा है, किसी भी साझेदार को, या फिर अन्य कोई है जिसको वेतन या कमीशन दिया जा रहा है, तो उसका उल्लेख भी यहाँ पर किया जाएगा। जो भी है, जिसको भी वेतन पाने का अधिकारी है, वेतन पाने का अधिकार है, उसको जो है टोटल अमाउंट को जो है यहाँ लिख दी जाएगी। उसके बाद है ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज को लिख दी जाएगी, अन्य फर्म के खर्चे भी यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद है ये लाभ को अभी मैं नहीं बता रहा हूं, ये लाभ कहां से आएगा मैं इसको बताऊंगा। चलिए आते हैं, उसके बाद है क्रेडिट साइड, आते हैं क्रेडिट साइड। यहां पर शेष लाया गया लाभ को लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। याद रखिएगा कि लाभ को लिखते हैं क्रेडिट साइड पर, और जो है आहरण पर ब्याज खाते को, मतलब जो आहरण पर ब्याज होगा उसको जो है लिखेंगे। याद रखिएगा आहरण पर ब्याज को लिखेंगे, आहरण को नहीं लिखेंगे। आहरण पर ब्याज को क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा? आहरण पर ब्याज को, आहरण को नहीं लिखेंगे, आहरण का उल्लेख नियोजन खाते पर नहीं होता। उसके बाद है ये हानि क्या होता है और ये लाभ। ये हानि और ये लाभ देखिएगा कि यहां तक के जितने भी इसके मदे थे, जितने भी आइटम था उसका टोटल अमाउंट, और यहां तक के जो थे उसका टोटल अमाउंट। अगर क्रेडिट साइड अधिक है डेबिट साइड से तो क्या होगा? लाभ होगा, और वही लाभ ये है। अब इस लाभ को इसके जो है क्या करेंगे, इसको इनके उस पर बांटेंगे। किस पर? इनके जो है पूंजी पर, है ना। तो इन दोनों साझेदारों पर बांट दिया जाएगा, किसका कितना है, किसका कितना है, तो इसको बांटा जाएगा इस पूंजी के अनुपात पर। यही है लाभ हानि का बंटवारा, उसके पूंजी के अनुपात पर बांटेंगे। किस पर बांटेंगे? उसके पूंजी के अनुपात पर। तो ये जो बांटेंगे यही है लाभ और हानि। ये हानि अगर डेबिट साइड का कॉलम क्रेडिट साइड से अधिक है तो क्या होगा? ये होगा हानि, और जो शेष
जो राशि होगा, जो अंतर की राशि होगी, उस राशि को हम कहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे। और ये साझेदारों के पूंजी खाते पर या चालू खाते पर हस्तांतरित हो जाती है। और ये जो होगा, ये रेशियो होगा उनके लाभ हानि के बंटवारों का। लाभ हानि के जो बंटवारा का जो रेशियो होगा, उस पर ही इनके लाभ हानि को बांटा जाता है। तो हानि हो चाहे लाभ हो, लाभ हानि का जो बंटवारा का जो रेशियो दिया जाएगा, जो उसका भाग दे रहेगा, उस भाग पर बांट के इसको जो है लिख दी जाती है। टोटल अमाउंट को यहां लिख दी जाती है। इस पर जो है दोनों साइड बराबर होंगे। तो उम्मीद है कि ये जो है आपको प्रारूप समझ में आया होगा। एक बार पुनः जो है जल्दी समझा देता हूं कि डेबिट साइड पर आएंगे, शेष लाया गया हानि, शेष लाया गया हानि जो है डेबिट साइड पर आएंगे। पूंजी पर ब्याज आएगा, वेतन एवं कमीशन जो है डेबिट साइड आएंगे। उसके बाद आएंगे ऋण पर ब्याज भी आएगा। फर्म, अन्य फर्म के जितने भी खर्चे होंगे वो सब इधर ही आएंगे। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो डेबिट साइड है वो खर्च वाला साइड है, व्यय वाला साइड है। और क्रेडिट जो है, क्रेडिट साइड जो है वो है आय वाला स्रोत है, आय वाला साइड है। जो लाभ होगा, जो अन्य प्रकार के इनकम होंगे, वो सभी क्रेडिट साइड पर होंगे। और उसके बाद है क्रेडिट साइड पर शेष लाया गया लाभ। उसके बाद है आहरण पर जो ब्याज मिलेगा वो, उसको जो है यहाँ पे लिख दी जाएगी। और उसके बाद हानि होगा तो किधर होगा, ये जो है अंतर की राशि जो होगी, अगर डेबिट साइड अधिक है और डेबिट साइड की राशि और इधर की राशि को कंपेयर करेंगे, जो अंतर की राशि होगी वो हानि होगी। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड से अधिक है और जो अंतर की राशि होगी वो राशि जो है लाभ होगा और इधर लिखे जाएंगे। तो ये है इसका प्रारूप। आपको प्रारूप बहुत अच्छे समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इतना जो डाटा मैंने बताया, इतने सारी चीजें बताया, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, प्रेस करें, ताकि आपको जो है वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।